तो आपको विकेंद्रीकरण करना चाहिए। तो गलती ये करते हैं लोग। मैं आपको कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं। मैं भी बोल रहा हूँ कि आप जब विपक्ष में हो तो आपको बहुत तेजी से विकेंद्रीकरण करना चाहिए। वो सत्ता में होते के बाद चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जब भी आप विपक्ष में हो तो आपको बहुत तेजी से, ताकि आपके बिल्कुल आखिरी आदमी के हाथ में सत्ता पहुंचे, है ना। लेकिन ये ज़्यादातर संगठनों को सिमटने का यही कारण होता है। अभी क्या हुआ मालूम है, जितने संगठन है में उसमें एक्टिविस्ट पुरोहितवाद आ चुका है। हाँ, एक्टिविस्ट भी पुरोहित बन चुके हैं। हाँ, और हिटलर टाइप बर्ताव करते हैं हर संगठन सब जगह में। मठ, बिल्कुल मठाधीश, मठाधीश हो गया। मैं सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। ये कृष्ण बिहारी नूर साहब का बहुत मशहूर शेर है। तो ये मुझे इसलिए याद आया कि कबीर जी विद्रोही संत जो थे, तो उनकी जो अनुभूति थी और अभिव्यक्ति थी उसमें अद्वैत था। तो जो उनकी अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी उनके हर दोहे में झलकती थी। जैसे कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, अरे भांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। या फिर ढाई आकर प्रेम का, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भय न कोय। इस तरह से प्रेम, आपसी सद्भाव, और आपको यदि इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन, सभी बंधनों से मुक्ति चाहते हो तो एक ही पैथी उस पर मैं कहूँगा कि लागू होंगी, कि जो कि कबीर पैथी मैं कहूँगा उसको। तो कबीर की विचार जो है, उसकी प्रासंगिकता जो है, आज के जो धर्मांधता, सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती का जो माहौल है, और इंसान जो है वो चंगड़वाद के पीछे लगा हुआ है, इसलिए जो शाश्वत जो विचार थे कबीर जी के, उसकी प्रासंगिकता आज बहुत कड़ी है। इसे और अभी हम लोग जो है कबीर जन विकास समूह का जो काम, कबीर जी का विचार का प्रबोधन करने का, प्रसार करने का, प्रचार करने का काम सुरेश पटेल जी करते हैं। तो वो उन्होंने एक टीम जो है मूसाखेड़ी में आदिवासी की भी बनाई हुई है, जो कि कबीर का भजन गाते हैं बहुत तरीके से। तो उन्होंने अभी अमेरिका का जो यात्रा की थी, तो उस यात्रा का विवरण हम जानते हैं उबंटू उलगुलान चैनल के सभी दर्शक साथियों के लिए। तो सबसे पहले मैं सुरेश पटेल जी को कहूँगा सत्य की जय हो, और थोड़ा सा आपका यात्रा का विवरण आप बताते हैं तो बढ़िया। ये धन्यवाद बहुत बहुत आपको और आपकी चैनल को, क्योंकि आपकी चैनल बहुत जो ज्वलंत मुद्दे रहते हैं उन पर बहुत सार्थक बातचीत कर रही है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इस पर मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ। कबीर जन विकास समूह विगत 30 वर्षों से कबीर के विचारों को प्रचार प्रसार में और उनको ज़मीनी बनाने के प्रयास में लगा है। और मेरी एक यात्रा पिछले दिनों 18 अगस्त से लेके और 26 सितंबर तक की अमेरिका में हुई, जिसके मैं फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन, इन स्टेट्स में मैं घूमा। और मैंने इस संदर्भ से देखने की कोशिश की कि कबीरी विचार अमेरिका के समाज में किस तरह से है या स्थापित हो सकता है। चूँकि कबीर एक अभेद के कवि हैं, संत हैं, जो किसी प्रकार के भेद को नहीं चाहते हैं समाज के अंदर। और चाहे वो नस्ली भेद हो, चाहे वो लिंगगत भेद हो, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, चाहे वो और भी किसी प्रकार के भेद हों, उन पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। और उन्होंने जैसा कि कहा भी है कि हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हुई रहा देह मिलावा नाही। और भी उन्होंने ऐसे अनेक पद कहे हैं जो एकता को, प्रेम को, सद्भाव को, और इसी को उन्होंने धर्म माना। तो अमेरिकी समाज में जो मुझे एक बात समझ में आई कि वहाँ पर स्त्री पुरुष समानता पर तो काफ़ी काम हुआ है, और वहाँ के समाज में ये देखने मिलता है कि स्त्री लिंग भेद लगभग खत्म हुआ है वहाँ पे। लिंग भेद मैं इतनी गहराई से तो नहीं कह सकता कि कितना खत्म हुआ, लेकिन जो मेरे ऑब्जर्वेशन में है कि वहाँ पे स्त्रियाँ, युवतियाँ
जिस तरह से आती हैं जाती हैं, काम करते हैं, स्त्री पुरुष समान रूप से काम करते हैं, चाहे घर पे खाना बनाना हो, चाहे उसके अलावा LGBT को भी तो मानवाधिकार मिले हैं उधर। हाँ, LGBT को लेकर भी वहाँ पे काफ़ी अधिकार हैं, और अधिकारों के लिए वहाँ पे जिस तरह की सचेतपन है, दो तरह से है। एक तो कानून के द्वारा, और दूसरा वहाँ का जो समाज निर्माण हुआ है वो भी इक्वलिटी के समानता का बहुत बड़ा पक्षधर है। ये तो मतलब मुझे अपने अवलोकन से कई उदाहरणों से मैं बता सकता हूँ, लेकिन अपनी सीमाएं हैं। तो स्त्री और पुरुष की जो एक समानता है, और दूसरे भी जो विभिन्न लिंग हैं उनके लिए भी एक तरह की स्वतंत्रता वहाँ पर है, और काफ़ी बातचीत अभी राजनीतिक रूप से भी चल रही है कि उनके लिए वो और इस तरह के खुलेपन के लिए वो और क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आर्थिक समानता की बात। तो ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिकी समाज समृद्ध समाज है। वहाँ पे अभी जो ये जो टेक्नोलॉजी आई है, और इसके कारण जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया में फैली हैं, इससे पूरी दुनिया का धन एक तरह से अमेरिका के जो बड़े उद्योगपति हैं, या जो बड़े बड़ी बड़ी जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, उनकी तरफ उसका फ्लो बढ़ा है। उससे जो निचले लेवल का व्यक्ति है वो इसलिए प्रभावित हुआ है कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज हैं, तो लोग उनके स्थान को घेरते चले जा रहे हैं। तो नीचे का जो समाज है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वो यदि 5,000 रुपये महीने के किराए से किसी जगह पर रह रहा था, और उसका 15,000 रुपये जब किराया हो जाता है तो वो बेघर हो जाता है। और ऐसे बेघरों की संख्या अमेरिका में निरंतर बढ़ रही है, जो कि बेघर होते चले जा रहे हैं, और उनके पास इस तरह का कोई रोज़गार नहीं है। मैंने अमेरिका में ये भी देखा कि वहाँ पर लोग बोर्ड लेके खड़े होते हैं कि प्लीज़ गिव मी ये सम मनी, या इस तरह से चौराहों पे इस तरह से अपने यहाँ पे लोग होते हैं, उस तरह वो भी, परंतु वो ये बोर्ड लेके इस तरह से खड़े, प्लीज़ गिव मी अ डॉलर, या प्लीज़ गिव मी अ पिज्ज़ा, इस तरह से लेके खड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने बड़े समृद्ध समाज में भी इस तरह की चीज़ें उनके सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी रहती हैं। दूसरी बात थी कि मैंने एक वहाँ पर एक बड़ी स्कॉलर लिंडा हैस थी, उनके बुलावे पर मैं बर्कली गया, जहाँ पे वो रहती हैं। वहाँ पर एक काज करके जापानी आर्टिस्ट, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल के, जिन्होंने बुद्ध के ऊपर भी बहुत किताबें लिखी हैं, वो थे। और एक ब्रूशी करके एक चाइनीज़ 28 वर्षीय युवा था। उसके बाद एक जो करके एक ब्राज़ील के व्यक्ति थे, और ऐसे और भी जो लोग व्यक्ति थे, उनके बीच में हम लोगों ने एक संवाद रखा। तो वहाँ पर निश्चित रूप से चूँकि कबीर की ही चर्चा होना थी, तो बात यहाँ से शुरू हुई कि अभी जो अपने देश में नारायण मूर्ति हैं, इन्फोसिस के संपादक, इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया हुआ है कि जिसमें 2000 साल, भारत के 2000 साल के इतिहास में जो कवि या राइटर हुए हैं उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, जिसमें रहीम भी हैं, जिसमें तुलसी भी हैं, जिसमें रसखान भी हैं, जिसमें रविदास भी हैं। रविदास कबीर तो नहीं थे, लेकिन ये बहुत आश्चर्य लगा मुझे कि भारत का कोई भी आदमी ये काम कबीर के ऊपर नहीं कर रहा। इस काम को चेक के एक व्यक्ति हैं जो जिनका बहुत अच्छा संस्कृत का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, और लिंडा है जिनका अंग्रेजी में ज्ञान है। ये दोनों मिलकर इन्होंने उनको प्रपोजल दिया कि हम कबीर के जो पद हैं, कबीर की जो गुरु ग्रंथ साहब 1604 में कबीर साहब की पहली वाणी यदि साहित्य की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब में आई 1604 में। उसके बाद की जो पहली पांडुलिपि है वो जयपुर के एक संग्रहालय से उन लोगों ने खोजी, वो उसके उस पांडुलिपि का वो अंग्रेजी में और हिंदी में अनुवाद करा है। तो इतने बड़े देश में कबीर को लेकर यदि कोई काम इस बड़ी योजना में यदि कोई कर रहा है तो वो दो विदेशी कर रहा है, तो वो जो दोनों की भाषा हिंदी नहीं है वो कर रहे हैं। तो इससे मुझे ये पता चला कि हमारे यहाँ पे कितनी उपेक्षा है किसी चीज़ की, और वो जो अमेरिकी हैं या दूसरे देश के लोग हैं वो कितने जागरूक हैं कि इतने बड़े जब 2000 साल का इतिहास का ट्रांसलेशन हो रहा है उसमें कबीर जैसे संत नहीं है। वो तो उनकी पीड़ा हुई और उन्होंने उस काम को करने का जिम्मा लिया। और बहुत नहीं तो दुनिया में फिलहाल तो राइटिस्ट का ही ज़्यादा है ना राज। हाँ, तो उसका भी असर फिर दिखाई देगा आपको वहाँ पे। वहाँ पर तो देखो वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, जिसके कि
जो बाइडन जो है वो राष्ट्रपति हैं। तो दूसरा वहाँ पर एक राम कबीर मंदिर है लॉस एंजल्स में। तो वो लोग भी करीब करीब 25,000 लोग उससे जुड़े हुए हैं। मैं वहाँ पर भी गया और उन लोगों से चर्चा की। तो उन लोगों को यहाँ के साहित्य के बारे में, कबीर को हम कैसे जिए, ऐसे सवाल हैं उनके। हालांकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, परंतु उनको बहुत ज्ञान नहीं है कि कबीर साहब ने क्या कहा था, कैसे कहा था। एक परंपरा की तरह जुड़े हुए हैं। हमारे भी एक मंदिर होना चाहिए, इसलिए मंदिर है ना। तो इस तरह से मैं और भी कई लोगों से मिला। तो जो हमारी गोष्ठी थी या जो हमारा संवाद था, उसमें मुख्य सवाल उनके यही थे कि हम यहाँ सुनते हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। तो कबीर जैसे लोगों को जब आपके यहाँ लोग मानते हैं, तो महिलाओं के साथ इतना भेदभाव क्यों नहीं किया जाता है, या यहाँ के दूसरी जातियों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है, ये सवाल उनके मौजूद है। और इस बात को लेकर उनको बहुत आश्चर्य होता है कि जिस देश में मतलब इतनी अच्छी वाणियाँ हैं, शब्द हैं जो आप बता रहे हैं, उसके बावजूद उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं। तो ये उनका एक सवाल। तो दूसरी चीज़ है संविधान पर भी उन्होंने कहा आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब बातें हैं, तो आपकी सरकारें इनको लागू नहीं करती हैं क्या। इस तरह के उनके सवाल थे। जितना संभव हो सका मैंने उनको संतुष्ट करने की कोशिश की। और मैंने 3 तरह से ये पाया कि अमेरिकी समाज में यदि हम कबीर को देखें, स्पष्टता वहाँ बहुत है। हर चीज़ साफ कहने का जो एक अमेरिकी आदमी का तरीका है। जैसे जापान में का जो 1942 में जो जापानी लोगों पर अमेरिकियों ने आक्रमण किया था द्वितीय विश्व युद्ध में, उसकी भी बराबर एग्जीबिशंस लगी हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इनके ऊपर अत्याचार किया। और चूँकि युद्ध में किसी प्रकार का लॉ नहीं होता है, और उसके फ़ोटो भी लगे हैं, उनके एक्सपीरियंस भी लगे हुए हैं। मैंने बर्कली यूनिवर्सिटी में देखा। और उसके बाद एक जगह पर हम गए थे, एक द्वीप में, वहाँ पे भी जिन जगहों पे उनको रखा गया था, उनको प्रताड़ना की गई थी, वो सब भी उन्होंने राइट डाउन करके बराबर लिखा हुआ है। और कहा था ये पूरे अमेरिका में हुआ था। हमने ऐसे शिविर बना के उनको उनके साथ क्या किया था हम महसूस करते हैं। तो इसका मतलब है एक बात तो है कि उनमें स्पष्टता और साफ हुई। दूसरी बात है उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो आप जानते हैं कि अमेरिका का जो साइंटिफिक टेम्पर है, वो पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ को खोज करने का उनका जो आता है वो बहुत अच्छा है। पाखंड वहाँ पर मुझे बहुत कम देखने मिला। जो चीज़ जैसी है उसको पाखंड नाम की मतलब जो एक दुई लोगों को जैसे कबीर जी का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो समाज में कुरीतियाँ, पाखंड, अंधविश्वास है, उसी पे उन्होंने प्रहार किए हुए, चाहे फिर वो हिंदू समाज में हो, मुस्लिम समाज में और अन्य किसी भी समाज में हो। जैसे कौन सी थी सर? ये थी मतलब मुझे तो मतलब ये तीसरी बात ये थी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता और उनकी मतलब खोजपरक जो दृष्टि थी। जैसे कबीर साहब ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरा डूबन डरा, रहा किनारे पैठ। तीसरी समय की पाबंदी। कबीर साहब ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पलड़ा होत है, बहुड़ करेगा कब। क्योंकि अमेरिकी समाज में एक एक मिनट समय की जिस तरह से वैल्यू है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत लगी कनेक्टिंग, और वो इस तरह का समाज है। तो मुझे लगता है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि अपने यहाँ का लिटरेचर, अपने यहाँ के लेक्चर्स वहाँ हों, तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। वो 2 ही काम करते हैं, या तो एक्सेप्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं। अच्छा। तो इस तरह से मेरी यात्रा। ये जो है मतलब कबीर जी हो, रविदास जी हो, इनके जो विचारधारा थी, तो जो समतामूलक विचारधारा में जो समाजवाद था, तो दुनिया के समाजवादी आज यही कह रहे हैं कि भाई धर्म से संस्कृति की ओर लौटो। तो आप जो है, आप आदिवासी के बीच भी काम करते हो, तो आदिवासियों की जो संस्कृति है उसमें समाजवाद पहले से ही मतलब अंतर्भूत है। उन सामूहिकता, सामुदायिकता, स्त्री पुरुष समानता, ये सब बातें उनमें है। और वो जी रहे, मतलब मैं कहूँगा कि कबीर और रविदास को तो वो जी रहे, और वो चंगड़वाद में बिल्कुल नहीं है उनमें एक तरह से। संविधान सभा की बैठक में ये बात कही गई थी कि यदि आपको लोकतंत्र सीखना है तो आप आदिवासियों से सीखिए, उनको सिखाइए। और ये बात वाकई संविधान सभा के जो सदस्य थे 300 के करीब, उन्होंने स्वीकार की थी।
और ये यदि देखना है आपको तो आदिवासी समाज में हम ज़्यादा समता, समानता, बंधुता, प्रेम और संविधान में जितने मूल्य भी निहित हैं वो हम आदिवासी समाजों में ज़्यादा देख सकते हैं अभी भी। तो ये इस बात को संविधान सभा ने भी स्वीकार किया था। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का जो आदिवासी समाज है जिनके बीच में हम काम करते रहे हैं, क्योंकि आदिवासी एक है कि जो आज भी निधर्मी है, उनका कोई धर्म नहीं, यानी प्रकृति वो जीवन मानते हैं, वन ही उनके लिए जीवन है। और उनके जो संस्कृति में जो ये सब विचारधारा है वो कूट कूट के भरी हुई, एक तरह से ये कहेंगे तो लोग जो कहते हैं कि भाई आदिवासी का ये होना चाहिए, शहरीकरण या फिर आदिवासी मुख्य प्रवाह में आना चाहिए, तो आप क्या सोचते हो? आदिवासी अपने स्वयं की विकास की एक परिकल्पना है जिसे वो विकास मानता है। जैसे आदिवासी नृत्य की एक ही रिदम आपको रात भर में आप सुन सकते हैं, ठीक है। वही रिदम आपको अमेरिका में मिलेगी, वही आपको अफ्रीका में मिलेगी, यदि बिल्कुल वही पूरी दुनिया के और कई जगह पे तो सामूहिक आना इसको भी भगवान कहा गया है। हाँ, तो वो उनकी सब जगह वही मिलेगी। प्रकृति से प्रेम दुनिया में कहीं भी आदिवासी के पास चले जाएगी, प्रकृति से प्रेम उसके साथ मिलेगा। स्त्री पुरुष समानता सारी दुनिया में आपको आदिवासियों के यहाँ मिलेगी। तो ये उनका अपने जो विकास है, मैं कि आपको बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ कि अपने देश के एक आदिवासी इलाके में सरकार ने जब सड़क बनाना चालू किया तो उसके कारण वो तंग आ गए और उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि हमें ये सड़क नहीं चाहिए, हमें बिजली नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ लगातार अफसर जाते थे, सर्वे करते थे, उनकी स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे, उनकी बकरियाँ उठा लाते थे, उनके मुर्गे उठा लाते थे। तो बोले कि हम इस विकास से हाथ जोड़ते हैं। और जब ये नहीं माने, विकास करने पे तुले ही थे, तो उन्होंने अपना पूरा गांव रात भर में उठा लिया और दूसरी जगह चले गए। बिल्कुल आदिवासी के बीच कई गाने भी है कि वो फॉरेस्ट वाले किस तरह से तकलीफ देते हैं, कुकड़ी उठा के लेके जाते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक आदिवासी इलाके में बहुत गहरी जब ठंड पड़ी और सड़क बनाने के लिए या कोई भवन बनाने के लिए सरकार ने एक कमरे में सीमेंट की बोरियां रखी हुई थी। तो वहाँ पे एक चोरी हुई एक दिन, तो उस चोरी में सीमेंट चोरी नहीं हुआ, सीमेंट की बोरियां चोरी हुई खाली करके। तो पुलिस जब इस चीज़ का बहुत खोज की कि भाई सीमेंट चुराना था तो व्यक्ति सीमेंट ही चुराता, लेकिन उसकी खाली करके और बोरियां चुराई गई। और जब वो व्यक्ति पकड़ा गया तो उसने कहा था मुझे ठंड लग रही थी, तो मुझे बोरियों की जरूरत थी, सीमेंट की मुझे क्या जरूरत। बिल्कुल यानी आदिवासी जितनी ज़रूरत होती है और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी को। और अभी भी कम्यून बना के रहते हैं कुछ लोग, जैसे छत्तीसगढ़ इलाके में जो घोटुल की परंपरा है उधर, वहाँ पे भी वो कम्यून बनाने के रहते हैं। तो हमारा आदिवासीकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है, तो ये जो महासंकट है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों से मिली हुई जो विरासत नहीं है, तो ये बच्चों की हमारी अमानत है, भावी पीढ़ी की वो अमानत है। तो इसको बचाने के लिए हमारा आदिवासीकरण होना एक तरीके से जरूरी है। आदिवासियों से हमें सीखने की जरूरत है। आदिवासियों को हम सिखाने न जाए तो उनसे कुछ सीखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनमें जो विजडम है और वो सदियों का जो विजडम है और वो भी निसर्ग के साथ रहने से उनको प्राप्त हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत शानदार आपकी यात्रा रही। और ये कबीर की जो विचारधारा है, जैसे रविदास ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबों को मिले अन्न और छोटो बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद की पुनः के लिए विचार का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के लोग जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर प्रतिष्ठा पाते हैं, पुरस्कार पाते हैं, और हमारे देश में उनको मान्यता नहीं मिलती है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अमेरिका ने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, क्या हमारे लिए वो प्रेरणादायी नहीं है? हमें भी अपने यहाँ पर जो कुछ भी खोज हुई है और उसको अगर हम संचित करें तो विरासत जो है हम अगली पीढ़ी को सौंप सकते हैं। अब ये मैंने महसूस किया, जो आपका सवाल है, वहाँ पे हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, अच्छा भी और बुरा भी, और सत्यता के साथ है, उसमें घालमेल नहीं किए। यूनिवर्सिटीज़ में एक लाइब्रेरी लगी थी कि हमने जापानियों के ऊपर कितने अत्याचार किए, इसके पूरे स्टूडेंट्स को दे रहे, कम से कम 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट दुनिया के
यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा कि लाइब्रेरीज रात में दिन में खुली हुई हैं। लाइब्रेरीज में यदि किसी बच्चे को पूरी दुनिया में कोई किताब चाहिए, फ्री एक्सेस है। हाँ बिल्कुल फ्री एक्सेस है लाइब्रेरी, और पूरी रात भर खुली है। और उसके बाद लैपटॉप फ्री लाइब्रेरी, विथ लैपटॉप लाइब्रेरी, ऑडियो लाइब्रेरी, वीडियो लाइब्रेरी, इस तरह की मतलब पढ़ने लिखने को और लाइब्रेरी को। तो मुझे मतलब वहाँ पे सार्वजनिक स्थानों पे, स्विमिंग पूल पे देखा मैंने, वहाँ पे कम से कम 10 लोग किताब लेके बैठे हुए हैं। मतलब वो नहा रहे हैं, संवाद लेते हुए किताब पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, फिर नहाने में चले जाते हैं, फिर आधा घंटा किताब पढ़ते हैं, फिर स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। लड़के लड़कियां, स्त्रियां, पुरुष, बुजुर्ग सभी। तो मुझे लग रहा है कि पढ़ने की संस्कृति, तो मुझे वहाँ रेलवे में, ट्रेन में और समय का सदुपयोग भी। समय का तो अद्भुत। मतलब मैंने इतने दिनों में, 1 महीने में कभी भी किसी टैक्सी को यदि उसने कहा कि 12:03 तो चौथे मिनट आते नहीं लेकर। ट्रैफिक इतना व्यवस्थित है कि यदि आप 4 लोग बैठ के जा रहे हैं एक कार पे तो उसके लिए अलग रोड है, 3 लोग बैठ के जा रहे हैं तो उसके लिए अलग रोड है, 2 लोग बैठ के। अच्छा, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए उनका सामूहिक भी वो सफर करते हैं ना, पॉल्यूशन, और लिफ्ट का भी प्रचलन है। इसलिए वो 4 लोगों को प्रेशर करते हैं ताकि सब लोग सिंगल कार पे ना जाएं। और यदि आप 4 लोग बैठे हैं तो उनको ये प्रेफरेंस है कि आपको रोड खाली मिलेगा, तो लोग उसको प्रेफरेंस करते हैं। बड़ी बात है। बाद में साइकिल ट्रैक भी है अलग से। ट्रैक है, मैं आपको फोटो भी बता सकता हूँ, मैंने चलाई हुई वो साइकिल। साइकिल कई तरह की हैं। मतलब एक तो जिसको अपन पैडल, मतलब एक वो स्केटिंग की तरह कह सकते हैं, एक पैडल से चलाने वाली साइकिल कह सकते हैं, एक बैटरी से चलने वाली साइकिल कह सकते हैं। ये हर चौराहे पे उपलब्ध होती हैं और उनके लिए भी एक अलग रूट है कि उस साइकिल को आप चला लोग ले लेते हैं, तो वो थोड़ा पेमेंट है उसमें। अमेरिका में एक बात और मैंने देखी कि निःशुल्क कुछ नहीं। निःशुल्क ऐसा हो सकता है, जैसे 2 जगह मुझे निःशुल्क देखने को मुझे अवसर मिला। एक जगह तो एक किसी बड़ी कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी, उसमें बहुत सारी आइसक्रीम भरी थी, तो वो सबको वो एक फ्री आइसक्रीम दे रहे थे, शायद उनका एडवर्टाइजमेंट हो, जो भी हो। केले एक जगह पर मैंने देखे कि आपको जितने चाहिए ले जाइए, तो वहाँ पर भी लोग लाइन लग के, मतलब झपट कोई नहीं पड़ रहा था, केले ले रहे थे जा रहे थे, केले ले रहे थे जा रहे थे। तो लेकिन मैंने पार्किंग को लेकर कहीं पर भी, पूरे शहर में मैंने जितने शहर देखे 10-12, वहाँ पर कहीं पर भी एक भी कार, कहीं पर या मतलब दूसरा कोई वाहन, कार के अलावा तो वहाँ कोई वाहन है नहीं, मोटरसाइकिल है नहीं, ऑटो रिक्शा है नहीं, टेम्पो है नहीं, ट्रक्स हैं। तो ट्रक्स अपने जैसे ओपन होते हैं, वहाँ पे क्लोज ट्रक्स, मतलब उससे ज़्यादा आप भर ही नहीं सकते, तो वो एक उनका नियामक है। तो खासकर मैं ट्रैफिक की इसलिए बात करना चाहूँगा कि वहाँ पर पैदल यात्री को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है। यदि आप पैदल क्रॉस करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक बटन है, यदि उसको आप दबा देंगे तो आपकी सिग्नल बदल जाएगा, कार वालों को रोक देगा, क्या बात है। और कार पूरी लाइन से खड़ी हो जाएगी। मतलब यूँ नॉर्मल चल रहा है कि 5 मिनट मिलेगा पैदल वालों के लिए, 5 मिनट मिलेगा गाड़ी वालों के लिए, लेकिन पैदल वाला उसके बीच में पहुँच गया और उसे लगा वो, तो इसको भी वो लोग हमेशा यूज़ नहीं करते, नॉर्मल उस पर चलते हैं। यदि उसको इमरजेंसी है तो फिर उस बटन का यूज़ करते हैं, वो बटन का यूज़ करते हैं तो कार फट से खड़ी हो जाती है, चाहे वो सिंगल व्यक्ति हो, वो निकल जाए, उसके बाद फिर वो सिग्नल चालू है। तो यदि कहीं जगह नहीं है खड़ी करने की कार की, तो लोग घुमाते रहते हैं कार को ऐसे, जब तक वहाँ से कोई कार निकल ना जाए। वो ये नहीं कि वहाँ कहीं लगा देगा, लगा नहीं सकता है। तो सबसे पहले घर से जब लोग निकलते हैं तो हम कहाँ पार करेंगे ये तय करते हैं, और किराए से यदि कार लेना होती है तो शहर में कम से कम 10-20 जगह 50-50, 25-25 बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास कारें सब प्रकार की खड़ी होती हैं। ऐप के द्वारा बुकिंग होती है उनकी, उन कारों में कोई नहीं रहता। उन्होंने 15 दिन तक हमारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने कार किराए से ली, तो वहाँ वो मोबाइल पर ही बुक करते हैं, मोबाइल पर ही पेमेंट करते हैं, मोबाइल पर ही एग्रीमेंट होता है कि मतलब आप कोई खरोच वगैरह नहीं लगाएंगे। वहाँ जाते हैं, पासवर्ड डालते हैं तो गेट खुल जाता है, और उसके बाद कार लेके 5 घंटे 6 घंटे जो भी उनका भी फॉरेस्ट इलाके में जाना है तो उसका आपको डे बिफोर एक लाइसेंस देना पड़ेगा, उसकी फ़ीस पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसके नाके से पार नहीं पा पाएंगे। ट्रैफिक रूल्स बहुत सख्त हैं, और जहाँ पर भी आपकी गाड़ी खड़ी है
वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ पार्किंग कर सकते हो। और विकलांगों के लिए यदि 4 जगह है तो भले वो खाली रहे, लेकिन वहाँ पर पार्क नहीं कर सकेंगे, वो विकलांग ही पार्क करेंगे। फिक्स्ड प्लेस है। मैं बात करना चाहता हूँ कि अमेरिका में एकल परिवार हैं और परिवार टूटते बहुत है, तलाक बहुत होते हैं। अपने यहाँ 7 फेरे के साथ में जो है जीवन भर का संबंध है। वहाँ पर जो परिवार है उनके जो बच्चे हैं किस तरह से विकसित होते हैं और उनको एकाकीपन नहीं लगता, या वो अटैचमेंट या माँ बाप के प्रति जो प्रेम है उनमें, या उनकी मनोवैज्ञानिक मना स्थिति किस तरह से विकसित होती है। 3 से 4 साल के बच्चे देखें जो बाकायदा अपने पीठ पे एक छोटा सा इतना सा चाइल्ड बैग है उनके पास बोर्डिंग पास है, उनके पास छोटी सी अटैची है, वो ऐसे घसीटते हुए चले जा रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे, तो उसको उसकी मदद नहीं कर रहा। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत कम उम्र से बच्चे की, जब माँ साथ में नहीं सोती बच्चे को दूर सुलाती है और उसको ऑब्जर्व करती है, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखती है बस। उसको मतलब बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अलग रहना है ना, और आपको इंडिपेंडेंट रहना, क्योंकि वहाँ पर कोई सर्वेंट नहीं मिलता, नौकर नहीं मिलता, किसी काम को करने के लिए आपको कोई नौकर नहीं मिलता। यदि किसी के पास ड्राइवर है इसका मतलब वहाँ का राजा है, मतलब बड़े से बड़ा अधिकारी या बड़े से बड़ा कर्मचारी भी, तो वहाँ पर कोई पेमेंट भी नहीं कर सकता, इतना पेमेंट भी नहीं कर सकता जितना ड्राइवर का पेमेंट होता है। तो जैसे आपने भारतवर्ष में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे मजदूर या उसको कोई निगाह से नहीं देखा जाता। मतलब भारतवर्ष में तो अभी भी वेट बिगाड़ी जा रही है। नहीं, ये तो अभी तो अपन बहुत इस दौर में गुजर रहे हैं। वहाँ पे कोई भी ये नहीं मानता कि मैं नौकर हूँ। वहाँ पे मतलब हर आदमी मतलब अपने पूरे गरिमा के साथ रहता है। जितनी भी लड़कियाँ ड्राइवर आईं, उनका यदि ड्यूटी है कि उनको अटैची उतारना चाहिए और चढ़ाना चाहिए, तो पूरी गरिमा से वो उतारती हैं, चढ़ाती हैं। कभी एक बार भी नहीं हुआ कि वो ना उतारें। मतलब, और दूसरा उनसे आपको मतलब तमीज़ से बात करना है, उसके बाद हर एक को थैंक यू बोलना है। मतलब जो भी उसने सेवाएं दी हैं आपको, भले वो पैसे भी ले रहा है, फिर भी आपको पूरी अच्छी तरह से उससे बात करके उसको थैंक यू देना है। तो मतलब इस तरह से काम करती हो तो मुझे नहीं लगता कोई किसी से कोई भी काम कराता होगा, चाहे घर की सफाई हो, चाहे घर में बर्तन धोने का काम हो। तो ज़्यादातर मशीनें हैं। ज़्यादातर तो मैंने देखा 1-1.5 महीने मैंने किसी को कैश पेमेंट करते नहीं देखा कहीं। इसके पासवर्ड नहीं होते कार्ड के। पेट्रोल पंप में आपने 5 लीटर डालना है, तो आपने उसमें 5 लीटर डाल दिया, ऐसे जैसे अपना कैलकुलेटर होता है 5 लीटर, वहाँ पैसे आ जाते हैं। तो आपने कार्ड को टेप किया, उसके बाद अपने हाथ से निकाला, डाला और आप गाड़ी, कोई भी नहीं होता पेट्रोल पंप। तो मतलब वो काट सकता है आपका कोई, उसके उसमें आपने टेप किया, उसको पता है, वो कहता है इतने पैसे काट लो, उसने काट लिए, तो ज़्यादा भी काट सकता है मतलब, लेकिन वो कभी नहीं काटता है। लेकिन यदि काट लिए तो फिर उसका क्या होता है वो कहानी खराब है। मतलब आप गड़बड़ नहीं करते हो कल्चरली, आप कल्चरली भी इसलिए हो कि वहाँ ऐसा सिस्टम है हो गए हो कि आप गड़बड़ नहीं कर सकते। तो फिर तो ये सवाल, इसके अलावा कुछ एंटी वार ऐसी मूवमेंट उधर चल रही है? अच्छा, वो कोई मिले एक्टिविस्ट इस तरह से तो मेरी पीस के लिए जो काम करते हो, सॉलिडारिटी? बिल्कुल पीस के लिए अमेरिकन रूल्स के खिलाफ बहुत बात करते हैं। जैसे एक वहाँ पे बड़ा इशू है जो अनमेरिड मदर्स है, एक वो बड़ा इशू है, अवैध जो है माँ बनना। अवैध माँ, तो वो क्या है, उनकी जो फ्रीडम का सिद्धांत है उसके कारण कि ये यदि 18 साल की कोई युवती हो गई और किसी लड़के के साथ स्वेच्छा से, तो हाँ सब कुछ हो सकता है, पर किसी की इच्छा के विपरीत आप किसी को टच भी नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक देख भी नहीं सकते। क्योंकि हमको बार बार हिदायत हमारे बच्चे दे रहे थे कि आप मतलब 4-5 फुट की दूरी पे रहना, यदि आप किसी के 2 फुट के निकट गए तो वो इस दृष्टि से देखता है कि आप हमारे ऊपर अटैक करना चाहते, क्या करना चाहते, मतलब उसको सभ्यता नहीं माना जाता। तो यदि लिफ्ट में भी हैं, सड़क पर भी हैं, घर में भी हैं, बिल्डिंग में, फ्लैट में, वहाँ भी सबको एक जैसे लेफ्ट हैंड चलना है तो वहाँ पे भी लेफ्ट हैंड चलना है, मेले में भी लेफ्ट हैंड चलना है, झूले पे आप बैठ रहे हो तो झूले में भी आपको लेफ्ट हैंड चलना है।
हर जगह जाने के निकलने के अलग अलग रास्ते हैं, तो उसको कोई कल्चरली वो नहीं करता है। गार्डन में भी आपने तो उसमें भी आपको लेफ्ट हैंड चलना है। तो समुद्र तट पे देखा लगभग महिलाएं बहुत कम कपड़ों में वहाँ नहाती हैं और कॉमनली नहाती, और वहाँ पे हमको कोई वीडियो बना के नहीं, कल्चरली वो कहते हैं कि हाँ वीडियो बनाने दीजिए, फोटो खींचने दीजिए, चलते हैं। उनके पास एक कार है और वो पूरे शहर में वहाँ पे जो लोगों के पास सामान उपयोगी नहीं होता, जैसे अपने यहाँ है ना उसकी दीवार वगैरह, ऐसे स्थानों पर रख देते हैं। बिल्डिंगों में भी ऐसी जगह है, जैसे फ्लैट्स हैं 80-90 मंजिल की तो ज़्यादातर बिल्डिंगें हैं मुख्य शहरों में, तो ऊपर छत पे वो उनको क्रॉकरी, मान लो ट्रांसफ़र हो गया कहीं जाना है तो क्रॉकरी रख देते हैं और लिख देते हैं कि आप ले जाइए, फ्रिज आप ले जाइए, लोग ले जाते हैं। खाना जो होटलों में बचता है उसको वो लोग कटिंग करके उसकी अच्छा पदार्थ निकाल के और उसको डिब्बों में पैक वो एक है ना रॉबिनहुड आर्मी वही काम करती है, मतलब हाँ, इंटरनेशनल ऐसे है बहुत सी वो है। तो वो लोग कार जिन भिखारियों के पास है तो उसी में वो सोते हैं रात को, और इस तरह के जो होटल्स हैं वो, और इस तरह के जो सामान है जो लोग मतलब गिफ्ट में छोड़ देते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको बेचते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। वो कह सकते हैं अपन कार भिखारी। दूसरे भिखारी वो है जो बोर्ड लेके खड़े रहते हैं कि मेरे 2 चिल्ड्रन हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, किड्स हैं, उनके पालन पोषण के लिए मुझे मदद करिए। तो इस तरह के भी मैंने देखा कि वहाँ ऐसे खड़े रहते हैं। वो तीसरे तरह के जो हैं जो नशेड़ी हैं वो प्राय हर गली में देखने मिलते हैं, पर वो कुछ गुदगुदाते रहते हैं और वो नशे के आदी होते हैं। और लेकिन एक व्हील चेयर तो हर भिखारी के पास होती है, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ भिखारी क्यों ना हो, क्योंकि उसके पास बॉटल्स अपना खाना रखने के लिए, पैक अनपैक्ड कुछ नहीं होता ना वो, तो उसको अपना खाना यदि कहीं से मिला है तो पैक ही मिला है, तो उस तरह से उसमें वो रख लेता है और फिर गुदगुदाता रहता है और विद्रोह स्वरूप वो दीवारों को गोद देता है। मैंने फोटो भी लाया हूँ, इस तरह से गोद देता है, अच्छे से अच्छे शोरूम्स में वो कुछ भी लिख देगा इंग्लिश में, ये उसका विद्रोह है। और ऐसी दीवारें आपको अनेक दीवारें पूरी गुदी हुई मिलेंगी जिसमें मतलब वो विद्रोह स्वरूप उससे थोड़ी कॉन्शियस जो है। तो एक सीन मैंने देखा कि हम एक कैफ़े में रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहे थे, तो वहाँ पे एक इसी तरह से व्हील चेयर चलाता हुआ भिखारी उस रेस्टोरेंट के गेट पर आ गया। तो गेट पर आ गया तो उसका मालिक उसको या उसके जो नौकर है उसको मार के नहीं भगाएंगे, वो पुलिस को सूचना देंगे। वहाँ पे कोई भी काम आप डायरेक्ट एक्शन नहीं करना, यदि आपको कहीं कुछ हो गया, और पुलिस वहाँ वैसी नहीं, पुलिस पूरे संयंत्रों से लैस, लंबे चौड़े लोग, और उसके बाद उनके पास न जाने कितनी मशीनें और कितने सब कुछ साधन है, और एक पुलिस नहीं जाती, कम से कम एक गाड़ी 6-7-8 लोग, मतलब कहीं छोटी से छोटी भी घटना हुई तो 6-7 लोग पहुंचे। तो ऐसे मैंने 2-3 जगह देखा जहाँ पुलिस आ रही है, तो उसने फ़ोन किया और वो 5 लोग आए पुलिस, और उन्होंने ना उसको घसीटा ना मारा, उसके चारों तरफ वो खड़े हो गए इस तरह से, उसको ऐसे घेर लिया उन्होंने कस्टडी में। हाँ कस्टडी में ऐसे। लोगों की जो रेस्टोरेंट है ये हमारी वजह से है, हमारा ये है, मतलब वो कुल मिला के अपना एक विद्रोह व्यक्त कर रहा था, और हम खाने के लिए भटक रहे हैं और तुम लोग मतलब खा रहे हो सब लोग, ये सब बातें वो वहाँ पर बोल रहा था। तो पुलिस ने उसको चुपचाप सुना पूरी तरह से, और बिल्कुल उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, वो चुपचाप सुनती रही। जब वो शांत हो गया तो धीरे से उसको बाहर ले गए, और उसके बाद उसको उन्होंने गाड़ी में बिठाला और ले गए, पर उन्होंने कोई उसको अटैक किया, न घसीटा, न मारा। वो बहुत पेशेंसली उसको वो सुनते रहे थे, कुछ नहीं बोलता, संभवतः उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया होगा। ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट वहाँ पे जागरूक है इसकी वजह से। हाँ जो भी हो, मुझे नहीं पता, पर ये मैंने देखा। मतलब उनका जो लैब्स हैं, उनके जो कला के दीर्घाएँ हैं, उनके जो बच्चे प्रयोग करते हैं लड़के, वो वहाँ पर संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास व्यवस्था की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है जी बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि अगर व्यवस्थित हो जाए तो, हाँ, यदि व्यवस्थित हो जाए तो अपने देश बहुत समृद्ध और संपन्न देश है। झीलों को उन्होंने किस तरह, तालाबों को उन्होंने किस तरह से रखा है,
उनके पास यही चीज़ें हैं। वो झील पे से मुझे वो याद आ रहा है मशहूर लेटर जो कि रेड इंडियन ने उस वक्त उनके जो मुखिया थे तो उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष को जो लिखा था कि वो ये जो धरती है, ये पानी है, हवा है, इसको आप कैसे बांट सकते हो। ये भी कहीं मिला होगा आपको, तो लेमिनेट किया हुआ संविधान जैसा, संविधान की प्रास्ताविका हम करते हैं आमतौर पे। तो बिल्कुल आपकी जो यात्रा थी और आपने आपके अनुभव से सभी दर्शक साथियों को जो उद्बोधन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मिशन के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। सत्य की जय हो।